आइए आप सभी का स्वागत है। स्वरभि पाठ्य पुस्तकस्य पंचमः पाठः सुवचनानि। आइए सुवचनानि से संबंधित अर्थात इस पाठ के जो श्लोक हैं इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं। क्विक रिवीजन के रूप में, पुनरावृत्ति के रूप में इसे हम देख रहे हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कह रहे हैं विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय को जानते हैं, फिर भावार्थ सरलार्थ को देखेंगे। खलस्य विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय। इस श्लोक के दो भाग हैं। एक खल अर्थात दुष्ट के पास यदि विद्या हो तो कह रहे विद्या विवादाय, धन हो तो मदाय अभिमान के लिए, शक्ति हो तो परेशान परिपीडनाय अन्येषाम अन्य लोगों को दुख पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। अर्थात वो व्यक्ति, इस दुष्ट व्यक्ति विद्या का विवाद के लिए, धन का अभिमान करने के लिए और शक्ति का परेशान अर्थात अन्य लोगों को परिपीड़ा अर्थात दुख पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। कहते साधो एतत् विपरीतम। ध्यान दीजिएगा अन्वय में, साधो षष्ठी विभक्ति है, विपरीत अर्थात विपरीतम और एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। अर्थात साधु का इससे विपरीत होता है, इससे अलग होता है। क्या? तो विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति ही लोगों की रक्षा के लिए, लोकोपकार के लिए, लोगों की सेवा के लिए। आइए सरलार्थ देखते हैं। यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याः उपयोगम विवादस्य, विवाद अर्थात कलहस्य कृते कुर्वन्ति। कृते का अर्थ है के लिए, षष्ठी के साथ लगाते हैं। कलह से कलहस्य बन गया, विवाद से विवादस्य बन गया, तो विवाद के लिए, कलह के लिए कुर्वन्ति। धनम प्राप्य, धन को प्राप्त करके, ते अभिमानम कुर्वन्ति, वे अभिमान करते हैं। शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः दुखदानाय कुर्वन्ति, और शक्ति का उपयोग, शक्ति का प्रयोग अन्येभ्यः अर्थात परेभ्यः अर्थात उसके अलावा जो भी है उनको दुख पहुंचाने के, दुख दानाय, राम से रामाय, दुख दानाय चतुर्थी विभक्ति। कह रहे दुख दानाय कुर्वन्ति, परंतु किंतु यदि सज्जनानां समीपे, साधोः समीपे, साधूनां समीपे, साधुओं के पास विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, अगर ये तीन होते हैं, तदा ते अर्थात ते साधवः, ते सज्जनाः वे सज्जन, एतेषाम उपयोगम इन सब का उपयोग ज्ञानस्य कृते, दानस्य कृते, अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति। ये भाव हो गया, भावार्थ कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले अन्वय ध्यान रखिए, यहां आपने जो देखा है वैसे ही वहां पर भी करना है। उसके बाद भावार्थ पूर्ति करेंगे, उसमें मंजूषा आपको देखने को मिलेगा, मंजूषा की सहायता लेकर आप पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके बाद आ गया आपके सामने, कह रहा है श्लोक वही फिर से, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय
मदाय च रक्षणाय। कह रहे खलस्य दुष्टस्य क्या विवादाय। पहले ही आप समझ चुके हैं, जो इसमें दो पक्ष है, एक पक्ष खल के पास हो और एक साधु के पास हो। खल के पास विद्या धन और शक्ति और साधु के पास वही विद्या धन और शक्ति ही। तो कौन कैसे उपयोग करता है यही बता रहा है। खलस्य विवादाय धनम मदाय परेशान परिपीडनाय। तो श्लोक में यदि आप देखें तो विवादाय शब्द मिल रहा है, खलस्य शब्द सबसे पहले मिला, धनम मदाय प्राप्त हो रहा है, यह भी है अन्वय में भी। फिर कह रहे हैं परेशान परिपीडनाय, तो दो शब्द आपको नहीं मिला, जो एक है विद्या और दूसरा है शक्ति ही। अर्थात कह रहे खलस्य विद्या, तो यहां पर आप एक नंबर पे विद्या लगाएंगे। धनम मदाय परेशान परिपीडनाय, तो यहां पर दूसरे नंबर पे आप शक्ति ही का प्रयोग करेंगे। साधोः विपरीतम ज्ञानाय दानाय च। साधोः शब्द तो प्राप्त हो गया, विपरीत शब्द भी प्राप्त हो गया और ज्ञानाय भी प्राप्त हो रहा है, दानाय भी प्राप्त हो रहा है और च भी मिल रहा है हमें। तो रह क्या गया ए तत् और दूसरा रक्षणाय, इन दोनों को हमें लगाना है। तो यहां पर हम लगाएंगे एतत् और यहां पर हम क्या लगाएंगे ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। तो इसको आप चौथे नंबर पे लगाएंगे और ये जो एतत् है इसको कितने नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। इस तरह से आपका अन्वय पूरा हो जाता है। आइए अब सरलार्थ को देखते हैं। किसी भी श्लोकों को करें तो इसी प्रकार से करें, आपको आसानी से। देखिए अन्वय का अर्थ होता है क्रम से लगाना, क्रम पूर्वक आप लगाते हैं, उसका भाव भी स्पष्ट हो जाता है अन्वय पढ़ने से और आपको एक क्रम में मिलता है। श्लोक में जब पद्य की रचना होती है तो उसमें शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, जब लेकिन आप अन्वय करते हैं तो वहां पर आपको क्रम से लगाना होता है। आइए भावार्थ देखते हैं। कह रहा है इसमें यदि रिक्त स्थान समीपे विद्या भवति, यदि समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याह विवाद। जब विवाद की बात हो तो किसके पास, खल के पास, खल अर्थात दुष्ट के पास। कह रहे किसके पास, तो दुष्टानाम समीपे, तो नंबर 1 आप आ गया दुष्टानाम। विवादस्य कृते कुर्वन्ति, तो किसका विवाद के लिए उपयोग करता है, कह अस्याह उपयोगम, अस्याह उपयोगम, इसका उपयोग। भाव लेते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं धनम प्राप्यते अभिमानम कुर्वन्ति, शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः कुर्वन्ति। शक्ति का प्रयोग अन्येभ्यः अन्य लोगों को किस लिए करता है, तो दुख पहुंचाने के लिए, दुख दानाय कुर्वन्ति। चौथा तो आप पढ़ लीजिए लेकिन आसानी से वो आप लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्रियापद आपको प्राप्त हो रहा है कुर्वन्ति और एक ही बचा। देखते हैं परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या भवति धनम शक्ति च भवन्ति तदा ते एतेषाम् उपयोगम ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा हो जाता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं इसी से संबंधित। अर्थात श्लोक आपको पता ही है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं साधो विद्या किमर्थम भवति। साधु की विद्या किस लिए होती है, अर्थात साधु विद्या का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, स्वभाव ले लेते हैं। किमर्थम कह रहे हैं विद्या विवादाय, ये तो दुष्ट के बारे में कह रहे हैं, और साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय, तो विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए करते हैं। आप कह सकते हैं साधो विद्या ज्ञानाय भवति। दुष्टः धनम प्राप्य किम करोति, क्या करता है, दुष्ट धन को प्राप्त करके क्या करता है। तो आपके मन में प्रश्न होगा विद्या विवादाय धनम मदाय, यहां पर मदाय चतुर्थी विभक्ति है, आप कह सकते हैं मदम करोति अभिमानम करोति, तो दुष्टः धनम प्राप्य अभिमानम करोति। सज्जनाः शक्तिम प्राप्य किम कुर्वन्ति, सज्जन व्यक्ति शक्ति प्राप्त करके क्या करता है, अर्थात सज्जन क्या करते हैं, उनके पास यदि शक्ति हो तो
तो आपने पढ़ा ही है, साधुर्विपरीतम ज्ञानाय विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति ही रक्षणाय। तो आप रक्षणाय अर्थात सज्जना शक्तिम प्राप्य रक्षाम करो कुर्वन्ति या लोकोपकारम कुर्वन्ति या जनानाम सहायताम कुर्वन्ति। इस तरह से आप कह सकते हैं, भाव आप समझकर उत्तर लिख सकते हैं। दुष्टस्य इत्यस्य पर्यायपदम, दुष्टस्य इत्यस्य पर्यायपदम, इन दोनों को आप साथ में समझिए। पर्याय पदम श्लोके किम प्रयुक्तम, श्लोक में क्या कहा गया है, दुष्ट का पर्याय पद। तो दुष्ट के लिए कौन सा शब्द है, तो आपने पूरा पढ़ लिया और आपको एक साधु और खलस्य दोनों साथ साथ में मिल रहा है, तो खलस्य दुष्ट का पर्याय हो जाएगा खल। अविद्या इत्यस्य भी पर्याय पदम किम, बहुत ही आसान प्रश्न। अविद्या न विद्या अविद्या, तो यहां पर हो गया विद्या, तो आपका उत्तर यहां पर विद्या हो जाएगा। दानाय अत्र का विभक्ति ही, दानाय में यहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तो दानाय में चतुर्थी विभक्ति है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हमने श्लोक पढ़ते समय भी चर्चा कर लिए थे। दानाय ज्ञानाय रक्षणाय विवादाय मदाय और परिपीडनाय, इन 6 के 6 शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। श्लोकात अव्यय पदम चित्वा लिखता, श्लोक से अव्यय पद चुनकर लिखिए। पूरे श्लोक यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पूरे श्लोक में एक ही अव्यय पद प्राप्त होता है, जो कि है च, तो आप लिख सकते हैं च। इसके बाद अन्येषाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, अन्येषाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो अन्येषाम का पर्याय पद क्या है, देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशम, तो परेशम शब्द का अर्थ मैंने कई बार बताया अन्येषाम, तो अन्येषाम हो गया पर्याय पद। तो इस तरह से उत्तर करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हम दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरे श्लोक आपके स्क्रीन पर अब, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। करे, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अन्वयः, अयम निजः परः वा इति, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। वेति को यहां पर अलग करके लिखा गया है, अर्थात संधि को विच्छेद करके लिखा गया है। वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। आइए सरलार्थ भावार्थ को जानते हैं। अयम मम अस्ति, यह मेरा है। अयम च अपरस्य अस्ति, यह किसी और का है, अर्थात मेरा नहीं है, अपरस्य किसी और का है। इति निम्न श्रेण्याः मानवाः, निम्न कोटि के निचले स्तर के लोग जो होते हैं, नीच व्यक्ति जो होते हैं, अधम व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या करते हैं, चिंतयन्ति विचारयन्ति, सोचते हैं विचार करते हैं। परंतु उत्तमानाम मानवानाम कृते तु संपूर्णः संसारः एव स्वपरिवारस्य तुल्यः भवति, अर्थात संपूर्ण संसारः अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, पूरा आप कह सकते हैं ब्रह्मांड, संसार जो परिवार के रूप में मानते हैं, इसका भाव क्या है, इसका भाव ये है जो किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हैं, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो ये भाव रखते हैं ना, इसी से सबको अपना मान लिए, अर्थात उनके प्रति गलत धारणा गलत विचार नहीं मन में आए तो हो गया, आप श्रेष्ठ की श्रेणी में आ गए, आप उदार व्यक्ति हो गए, आप उत्तम व्यक्ति हो गए, तो यही इसका भाव है। आइए अब हम लोग इस श्लोक का अन्वय करेंगे और अन्वय के बाद जानेंगे जो इस श्लोक में और क्या क्या है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आइए देखिए, कह रहा है अयम, आपको वा इति मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया था, अयम
परह वा इति, तो लघुचेत साम, और यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगा दिया है। तो बच क्या गया, अयम आपको मिल ही रहा है श्लोक में, परह मिल ही गया, वा इति मिल ही गया, लघुचेत साम भी मिल रहा है, तो बच रहा है निजह। दूसरा कौन सा बच रहा है, गणना। तो दोनों को आपको लगाना है, तो लघुचेत साम से पहले आप गणना लगाएंगे, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अयम निजह, ये पहले नंबर पे आप लगा लेंगे, तो आपका पहली पंक्ति पूरी हो चुकी है। उदार चरितानाम तो उदार चरितानाम भी आपको मिल गया, तू भी प्राप्त हो रहा है। और वसुधा एव, यहां पर एव, तो बच क्या गया, वसुधा। और दूसरा शब्द कुटुंबकम, तो वसुधा कहां पर लगाएंगे, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा कुटुंबकम। इससे आपका अन्वय पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखकर अन्वय करना है। सरलार्थ अयम, अब देखिए अयम निजः, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अयम निजः अस्ति, अयम च अस्ति, अयम निजः, निजः अर्थात निजी, निजी अर्थात अपना अपना, तो मम यह मेरा है, अर्थात अयम मम अस्ति नंबर 1 पे आ जाएगा। अयम च भवती होगा नहीं क्योंकि अस्ति है, स्वपरिवारस्य अस्ति, अगर ये लगाएंगे तो मैं इसलिए उत्तर डायरेक्ट बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुने और समझें, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर नहीं लगा रहा हूं। आपको ये अगर मान लीजिए अपरस्य का डायरेक्ट भाव नहीं पता चल रहा है तो रुक जाइए। इति निम्न श्रेण्याः मानवाः चिन्तयन्ति, परंतु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्णः संसारः एव तुल्यः भवति। तो भवती आपको लास्ट में लगाना है, चौथे नंबर पे भवती यहाँ पर फिल हो गया। क्या बच गया, तो संपूर्ण संसार एव भवती कैसा, तो स्वपरिवारस्य तुल्यः, तीसरे नंबर पे ये लगाएंगे तो दूसरे पर ये लग जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद आ रहा है प्रश्नोत्तर, इसी से संबंधित अगला देखिए श्लोक वही है, प्रश्न बना है इसमें। क्या प्रश्न बना है तो ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है इसमें, अयम निजः अथवा परः इति केषाम गणना, अयम निजः अथवा परः इति केषाम गणना, किन लोगों की गणना, तो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, तो आपका उत्तर यही मिल रहा है, लघुचेतसाम। आप लिखेंगे लघुचेतसाम गणना, पूरा वाक्य, अयम निजः अथवा परः इति लघुचेतसाम गणना। वसुधा एव परिवारः, वसुधा ही परिवार है। इति केशाम चिंतनम, ये किन लोगों का चिंतन है, तो उदार चरितानाम। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 1, कानी अव्यय पदानी, कितने अव्यय पद हैं, कौन कौन से अव्यय पद हैं, कह रहे हैं अयम निजः परः, वा इति वेति, वा इति वेति, तो आपको यहां पर 2 मिल गया। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, वा और इति पहले निकाल लीजिए, वेति। अब इसके बाद यदि आप देखें तो आ रहा है तू, और वसुधा के अंदर जो ए है और व एव, ये ध्यान में रखना है, यहां से एव हो गया और यहां से तू निकल गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा, समझ में भी आएगा। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आगे। स्वकीयः इत्यस्य पर्यायपदम श्लोके किम प्रयुक्तम, स्वकीयः, स्वकीय शब्द मैंने इसलिए दिया जो आप जाने, स्वकीय मीन्स अपना, निजः, तो आपको ये अनुभव हो और आप इसको जान सकें, इसलिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं। स्वकीयः अर्थात निजः, निजः अत्र का विभक्ति ही, निजः में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति, निजः। श्लोकात परिवारस्य पर्यायपदम चित्वा लिखत, परिवार का पर्याय पद
तो कुटुंबकम, कुटुंबकम अर्थात परिवारः। अन्यः इत्यस्य पर्यायपदम किम? अन्यः, अन्यः के लिए अभी आपने पढ़ा परः, पर्याय पूछ रहा हूं ना, तो अन्यः का परः, पराया, अन्य मीन्स पराया। आगे चलिए हम लोग अब इसके बाद तीसरा श्लोक देखेंगे। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। आइए इस श्लोक के अन्वय को पहले जानते हैं, फिर सरलार्थ भावार्थ देखेंगे। कह रहे हैं महाजनस्य संसर्गः, महान लोगों का क्या? तो संसर्ग। महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नति कारकः न, यहां ध्यान दीजिए, न जमा उन्नति, नोन्नति, न जमा उन्नति कारकः, नोन्नति कारकः, यहां पर उन्नति कारकः पहले लिया, न बाद में लगाया है। पद्मपत्रे स्थितं वारि धत्ते मुक्ता फलश्रियम को यहां पर कैसे किया है? पद्मपत्रे स्थितं वारि मुक्ता फलश्रियम, और धत्ते को क्रियापद के रूप में अंत में लगाया है। आगे आइए, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने योग्य है क्योंकि यहीं पर आप फंस सकते हैं। उन्नति कारकः न ऐसा लिखना है कि न उन्नति कारकः, अगर एज इट इज लिख देते हैं तो यहां पर गलत हो सकता है, तो ध्यान रहे। सरलार्थः, सरलार्थ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे सज्जना नाम मित्रता, सज्जनों की मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता, सर्वेशाम जनानाम उन्नतिम करोति, उन्नतिम करोति। यथा कमल पत्रे स्थितम जलम, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल मौक्तिकस्य रूपम धारयति, तथा एव सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, सज्जन पुरुषों की मित्रता से, सज्जन लोगों की मित्रता से दुष्ट जनाः अपि सज्जनाः भवन्ति, अर्थात दुष्ट लोग भी सज्जन होते हैं। कैसे? सज्जनों के संपर्क में रहने से, सज्जनों के सत्संग में रहने से, सज्जनों की संगति में रहने से। तो ध्यान रहे आप कैसे और कहां किन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किन के साथ रह रहे हैं, वैसा संस्कार आपके ऊपर, वैसा व्यवहार आपके ऊपर हावी होता है। वही आप सीखते हैं, वही आप करते हैं, वही आप देखते हैं, वही आप अनुभव करते हैं, तो वही आपके व्यवहार से भी होता है। अर्थात इन ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। परिवर्तन नकारात्मक नहीं, सकारात्मक परिवर्तन तो दोनों होता है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में ला सके, तो ऐसा आपको सोचना है, समझना है। इस श्लोक में आपने देखा पानी के बूंद को कमल के पत्ते के ऊपर में अगर रख दिया जाए तो मोतियों का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही सज्जन पुरुषों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहकर आप भी अच्छा बन सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय के रूप में आपके सामने आ गया श्लोक, श्लोक आप पढ़ ही लिए हैं। आइए देखते हैं। कह रहे संसर्गः, कह रहे संसर्गः, ठीक, कस्य न, अब आपको पहले ही बता दिया था, न यहां से निकाल लिया तो बच क्या गया? उन्नतिकारकः न। और अगर आप ध्यान से देखें तो कस्य भी प्राप्त हो रहा है, संसर्ग भी प्राप्त हो रहा है, तो बच गया महाजनस्य और दूसरा उन्नतिकारकः। तो यहां आप लिखेंगे महाजनस्य, यहां उन्नतिकारकः। पद्मपत्रे, और पद्मपत्रे तो आपको मिल गया श्लोक में, वारी भी मिल गया श्लोक में, और धत्ते भी मिल गया, तो बच क्या गया? स्थितम बच गया और मुक्ता फलश्रियम बच गया। तो मुक्ता फलश्रियम कहां पर आएगा? लास्ट में, और स्थितम आ जाएगा पत्रे स्थितम तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे परीक्षा में आगे पीछे करके पीछे वाले शब्द को छोड़ दीजिए, बीच से ही पूछ लिया जाए तो यहां पर भी आपको उसी प्रकार का उदाहरण दिया गया है, तो ध्यान रहेगा आपको, इस तरह से आप करेंगे। सरलार्थः सज्जनानाम
सर्वेषां जनानाम उन्नतिम पूर्ण विराम। अब उन्नतिम तो करोति क्रियापद, एक ही क्रियापद है इसमें, तो इसको आप दूसरे नंबर पे लगाइए। कह रहे सज्जनानाम सर्वेषां जनानाम उन्नतिम, सज्जनों की क्या, मोती, सज्जन सज्जन तो रिपीट नहीं होगा, तो यहां पर सज्जनानाम मित्रता। यथा कमल पत्र स्थितम जलम रूपम धारयति, कैसा रूप, सज्जन का रूप धारण कर लेता है जल, नहीं, मोतियों का रूप धारण करता है, तो तीसरे पर ये लगाएंगे, अपने श्लोक में पढ़ा है इसलिए। सज्जन पुरुषानाम मित्रतया दुष्टजनः अपि भवन्ति, दुष्टजन भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो सज्जन हो जाते हैं। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं उत्तर। आगे चलिए हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी करते हैं, प्रश्नोत्तर को भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला श्लोक आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है इसमें ध्यान से देखिए। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। कह रहे हैं कस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति, बहुत आसान प्रश्न, कस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति। अब इससे आसान क्या हो सकता है प्रश्न, बिल्कुल महाजनस्य संसर्गः, बिल्कुल सही कहा, तो महाजनस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति। किम मौक्तिकम रूपम धारयति, क्या मोतियों का रूप धारण कर लेता है, तो आपको पता ही है ना, मुक्ता फलश्रियम धारयति धत्ते, क्या, तो वारी, पानी ही तो धारण करता है, तो वारी कुत्र मौक्तिकम रूपम धारयति, वारी कहां पर मोतियों का रूप धारण करता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वारी पद्म पत्रे मौक्तिकम रूपम धारयति, पद्म पत्रे भी लिख सकते हैं सप्तमी में ले जाकर, या वारी पद्म पत्र स्थितम मौक्तिकम रूपम धारयति, पद्म पत्र स्थितम मौक्तिकम रूपम धारयति, ये भी आप लिख सकते हैं। साधो इत्यस्य पर्यायपदम श्लोके किम प्रयुक्तम, साधु का पर्याय तो एक ही है, महाजन, महान लोग, उसको साधु भी आप कह सकते हैं। उन्नति कारकः का विपरीत शब्द पूछा है यहां पर, और उन्नति कारकः तो ये है ही, इसमें न लगा देंगे तो नोन्नति कारकः, जो उन्नति कारक नहीं हो ये विपरीत हो जाएगा। संसर्गः, अत्र का विभक्ति बहुत ही आसान, आपने निजह किया था, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति है। अब इसके बाद कह रहा है जलम, अगला प्रश्न देखिए, श्लोकात जलम इत्यस्य पर्यायपदम चित्वा लिखत, जलम, जलम के लिए तो एक ही शब्द है वारी, पूरे श्लोक में आपने तो पढ़ ही लिया है, और अंतिम में कह रहा है संगति इत्यस्य पर्यायपदम किम, तो संगति का संसर्गः है पर्यायपद, संगति के लिए महाजनस्य संसर्ग आपने पढ़ा ही है, तो संसर्गः हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 श्लोक पूर्ण हो चुका है, चौथा श्लोक अब हम लोग देखेंगे। आइए चौथे श्लोक पर हम लोग पहुंचते हैं। चौथा श्लोक आपके स्क्रीन पर ये रहा, को भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कह परः प्रियवादिनां। कह रहे समर्थानाम भारः कह, समर्थ लोगों के लिए भार क्या होता है, बोझ क्या होता है, अर्थात जो समर्थ व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए कोई भी कार्य बोझ नहीं होता है। देखिए अन्वय में इस तरह से को कह में बदल दिया, संधि होने के कारण को होता है, यहां पर अलग किए कह बन गया। व्यवसायी नाम दूरम किम, बहुत ही आसान, व्यवसायी को पहले लिया, दूरम किम, और कह रहे सविद्या नाम विदेशः कह, यहां पर भी को कह किया है, ध्यान रहे। फिर प्रियवादी नाम परह कह, प्रियवादियों के लिए पराया कौन, परह कह। आइए सरलार्थ के माध्यम से जानते हैं। कह रहे यथा शक्ति युक्तस्य नरस्य कृते किमपि कार्यम, इस पर अनुस्वार भी समझिए, कार्यम भारम न भवति, कोई भी कार्य भार नहीं होता है। व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, क्यों, क्योंकि उससे अगर चाइना में मिलता है ना सामान सस्ता, तो वहां से लाता है और यहाँ महंगा करके बेचता है, क्योंकि वहां से लाने में अधिक लाभ है। तो व्यवसायियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। अर्थात समर्थ, अर्थात पहले लाइन में आपने क्या देखा, जो शक्ति युक्त अर्थात जो सामर्थ्यवान है, जो योग्य व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी कार्य, उसके लेवल का कार्य भार नहीं होता है। विदुषाम कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति, और विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। तथैव, वैसे ही, तथा जमा एव तथैव,
वैसे ही ये मानवाः प्रिय वचनम वदंती, जो प्रिय बोलते हैं, तेषाम कृते कोपि परकीयः न भवति, उसके लिए कोई पराया नहीं होता। कोपि परकीयः न भवति, अर्थात जो समझ लीजिए जो योग्य व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए कार्यभार नहीं होता है। जो व्यवसायी है उसके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। जो विद्वान है उसके लिए कोई स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और जो प्रिय बोलता है उसके लिए कोई पराया नहीं होता। अर्थात जीवन में इस श्लोक को आप एक तरह से कह सकते हैं, गांठ बांधकर रख लीजिए, अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अर्थात सामर्थ्यवान बनना है, अगर व्यवसायी बनते हैं तो कहीं भी सस्ता मिले वहां से लाना है। यदि आप विद्वान बनते हैं, विदेश भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगेगा जो आप कहाँ आ गए, और आप मीठा बोलेंगे ना तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, अर्थात सब आपके अपने ही होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं अगला, इसमें अन्वय क्या है, अन्वय को जानते हैं। अन्वय आपको वहां पे मैंने ध्यान देने के लिए कहा ही था। कह रहे को भारः समर्थानाम, तो भारः कह तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बच किया गया। समर्थानाम ले लीजिए, लगा दीजिए नंबर 1 पे। कह रहे व्यवसायी नाम, तो व्यवसायी नाम यहां मिल ही रहा है आपको। और कह रहे हैं किम दूरम, किम अनुस्वार भी है इसमें, किम दूरम। तो देखते हैं किम व्यवसायी नाम, किम तो बच क्या गया, दूरम, ये दूरम लगा देंगे। सविद्या नाम, सविद्या नाम, तो सविद्या नाम यहां मिल ही रहा है आपको। को कह में बदल दिया गया है तो बच क्या गया, विदेशः, ये आप तीसरे नंबर पे लगा दीजिए। दूसरे पे हो गया और ये तीसरे पे हो गया। और चौथा बचा, कह रहे हैं कह परह, अर्थात रिक्त स्थान, कह परह ले लिया तो बच क्या गया, प्रियवादी नाम, ये आप चौथे नंबर पे लगा सकते हैं। आइए कह रहे यथाशक्ति युक्त नरस्य कृते कार्यम, अनुस्वार लगा देता हूं, भारम न भवति, व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो स्वयं ही आ जाए। कह रहे हैं यथाशक्ति युक्त नरस्य कृते, क्या, तो कह रहे हैं ये आपको नहीं अगर आया समझ में, स्थान तो होगा नहीं, भवति होगा नहीं, मानवा होगा नहीं, तो क्या बच गया, किमपि, तो किमपि लग जाएगा नंबर 1 में। कह रहे हैं किमपि स्थानम दूरम न, यहां पर पूर्ण विराम होगा, समझिए एक वाक्य पूरा हो रहा है, दूरम न भवति, तो ये आ जाएगा आपका कहां पर, यहां पर दूसरे नंबर में। और उसके बाद कह रहे हैं विदुषाम कृते किमपि विदेश तुल्यम न भवति, क्या विदेश तुल्य नहीं होता, तो स्थान, तो ये इसको आप लगा लेंगे यहां पर, ये चला जाएगा यहां, तीसरे नंबर पे हो गया स्थानम। अब कह रहे हैं इसके बाद तथैव ये प्रियवचनम वदंती, जो प्रिय वचन बोलते, जो कौन, तो ये मानवाह, ये हो जाएगा आपका इसमें चौथे नंबर पे, तो आप यहां पर चौथे पर ये लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और इसका उत्तर करना है। आइए इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, तो कुछ प्रश्नोत्तर इससे संबंधित है उसको करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है केशाम कृते कार्यम भारम न भवति, बहुत ही आसान, आपने पढ़ा ही है। भारः कह, क्या भार किसके लिए, तो समर्थानाम, समर्थ व्यक्तियों के लिए। केशाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायी नाम, बहुत ही आसान प्रश्न। ये प्रियम वदंती तेषाम कृते कह परः भवति, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया है। कह रहे हैं जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए कौन पराया होता है, तो आप कहेंगे ये प्रियम वदंती तेषाम कृते कह अपि परः न भवति, कोई भी पराया नहीं होता है, तो कह अपि, यहां पर अपि लगा देंगे, परः न भवति और पूर्ण विराम, आपका वाक्य बन जाएगा। कह अपि परः, कोई भी, कह अपि का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई भी पराया नहीं होता। केशाम कृते विदेशः न भवति, किनके लिए विदेश नहीं होता, कह रहे सविद्यानाम, स्वदेशः इत्यस्य विपर्याय पदम किम, बहुत ही आसान, विदेशः आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। मूर्खानाम इत्यस्य विपर्याय पदम किम,
मूर्ख का विपरीत क्या होगा? तो विद्या और मूर्ख, विद्वान और मूर्ख, तो इस सविद्या नाम हो जाएगा मूर्खा नाम का विपरीत। समीपम इत्यस्य विपर्यय पदम चित्वा लिखा था, समीप का क्या होगा? तो बाहर हो गया, दूर हो गया, तो दूरम हो जाएगा ना, समीप का दूर। और लास्ट में कह रहे योग्यानाम, योग्यानाम का मैंने पहले ही बताया, सामर्थ्यवान, योग्यता वाला व्यक्ति वो किसी कार्य को भार नहीं समझता है, समर्थ अर्थात योग्य, ऐसा आप ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी करेंगे, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से और भी जो श्लोक वाला पाठ है उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। बढ़िया से कीजिए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा में इतना अधिक हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि निर्धारित समय होता है। तो ये अतिरिक्त कार्य आप लोगों को करना है। इन सभी प्रश्नों को लिखकर इनका उत्तर आप लिखिए, और मैंने जो डिस्कस किया है उसके माध्यम से आप एक एक प्रश्न का उत्तर भी जान सकते हैं। चलिए पुनः मिलामः, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।